200 ग्राम का हमारा ये जो स्मार्टफोन होता है ना, हम्म। इसे हाथ में पकड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रात के 2 बजे इसी स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक खाली टाइपिंग बॉक्स और वो जो चमकता हुआ कर्सर होता है ना, वो हम्म। एकदम पहाड़ जैसा भारी लगने लगता है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे सीने पर कोई भारी चट्टान रख दी गई हो। बिल्कुल। उंगलियां कीपैड पर जाती हैं, कुछ शब्द टाइप होते हैं और फिर तुरंत बैकस्पेस। एक एक करके सारे अक्षर मिटा दिए जाते हैं। सच बताऊं तो जो मैसेज कभी भेजा ही नहीं गया ना, उसका बोझ अक्सर उन हजारों मैसेजेस से कहीं ज्यादा होता है जो हमने भेज दिए हैं। एकदम सही बात है। और यही तो उस खामोशी का वजन है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी खामोशी के वजन को तौलने वाले हैं। हमारी आज की ये चर्चा का जो आधार है वो है द हेवी साइलेंस ऑफ अ सिंगल मैसेज का चौथा हिस्सा। ये कोई साधारण सी बिहाइंड द सीन्स लव स्टोरी नहीं है। हमारा मिशन आज ये है कि हम उस खाली स्क्रीन और वो जो टाइपिंग इंडिकेटर होता है ना, उसके पीछे छिपे इंसानी मनोविज्ञान को डीकोड करें। जी, और ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि डिजिटल युग ने बातचीत को जितना आसान बनाया है ना, बातचीत न करने की प्रक्रिया को उतना ही ज्यादा जटिल और दर्दनाक कर दिया है। दर्दनाक मतलब आप कहेंगे कि ये खामोशी चुभती है। बहुत ज्यादा। देखिए, जब दो लोगों के बीच संवाद टूटता है तो वो महज एक खालीपन नहीं होता। वो असल में एक ऐसा शोर होता है जो दिमाग के अंदर लगातार गूंजता रहता है। हम आज उसी संवादहीनता की परतें उधेड़ेंगे, जहां ये जो डिजिटल दुनिया की खामोशी है वो हमारी भौतिक दुनिया के फैसलों पर हावी होने लगती है। तो चलिए इस खामोशी की जड़ में चलते हैं। कहानी की जो मुख्य किरदार है सोमा, उसने एक आवेग में आकर राम का नाम अपनी चैट लिस्ट से हटा दिया है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने ब्लॉक नहीं किया है। हाँ, ना ब्लॉक किया है और ना ही अनफ्रेंड किया है। बस एक गुस्से भरे पल में नाम डिलीट कर दिया है। बिल्कुल। और अब हालात ये हैं कि वो रोज रात को व्हाट्सएप खोलती है। उसकी उंगलियां सर्च बार पर जाती हैं। सोने से पहले वो जो गुड नाइट टाइप करने की उसकी पुरानी आदत थी ना, वो अब सिर्फ कुछ शब्द लिखने और फिर तुरंत बैकस्पेस दबाकर मिटा देने की एक बहुत ही दर्दनाक रस्म बन गई है। और वो खुद से बचने के लिए क्या करती है? वो फेसबुक खोलती है और राम की नई पोस्ट को बस उस नीली रोशनी में घूरती रहती है। हाँ, और पता है, मुझे हमेशा लगता था कि फोन से किसी का नाम या नंबर डिलीट करना एक तरह का कंट्रोल वापस लेने जैसा होता है। मतलब मानो हम खुद को एक नई शुरुआत दे रहे हों। हम्म। लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन यहां तो परिणाम बिल्कुल उल्टा दिख रहा है ना। नाम डिलीट करने के बाद ये खामोशी एक अदृश्य जेल की तरह क्यों बन गई है? क्योंकि हम अक्सर इस डिजिटल डिलीट बटन को अपनी यादों का इरेजर मान लेने की भूल करते हैं। सोमा का वो जो फैसला था ना, वो एक बहुत ही इम्पल्सिव यानी आवेगपूर्ण कदम था। मनोविज्ञान में एक बहुत ही जाना माना सिद्धांत है, ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ज़ाइगार्निक इफेक्ट? ये क्या होता है? तो ये सिद्धांत कहता है कि इंसानी दिमाग उन कामों या बातों को बहुत शिद्दत से याद रखता है जो अधूरे छूट गए हों। जब सोमा ने बिना किसी निष्कर्ष के उस बातचीत को मिटा दिया ना, तो उसने असल में एक लैक ऑफ क्लोजर पैदा कर दिया। मतलब एक ऐसा अधूरापन जिसे उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। इसे हम फैंटम लिम्ब सिंड्रोम जैसी स्थिति कह सकते हैं। फैंटम लिम्ब? मतलब जैसे किसी इंसान का कोई अंग कट जाने के बाद भी उसे वहां दर्द महसूस होता रहता है। क्या आप उसी की बात कर रही हैं? सटीक तौर पर वही। फोन की मेमोरी से वो नाम रूपी अंग कट चुका है, लेकिन सोमा के दिमाग को अभी भी उस नाम पर मैसेज करने की वो एक खुजली महसूस हो रही है। अरे बाप रे! हाँ, हर रात जब वो गुड नाइट टाइप करती है तो वो उसी फैंटम लिम्ब को महसूस कर रही होती है। और जब वो बैकस्पेस दबाती है तो वो खुद को बहुत दर्दनाक तरीके से ये याद दिलाती है कि अब वो रिश्ता वहां मौजूद नहीं है। नीली रोशनी में स्क्रीन को घूरना इसी बात का प्रमाण है कि तकनीक के जरिए हम किसी को नजरों से तो दूर कर सकते हैं, पर अवचेतन मन से नहीं। ये तो सच में बहुत भयानक स्थिति है। एक ऐसा दर्द जिसे इंसान खुद हर रात ताज़ा कर रहा है। और पता है, ये डिजिटल अधूरापन सिर्फ फोन की स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता। ये रिस्क भौतिक दुनिया में हमारी रोजमर्रा की आदतों में आ जाता है। बिल्कुल। और हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। हाँ, कहानी में बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है इस बात को साबित करने के लिए। सोमा किचन में जाती है, अपनी पुरानी आदत के हाथों मजबूर होकर वो 2 कप चाय बनाती है। भाप उठ रही है चाय से, और फिर जब उसे सच्चाई का एहसास होता है तो वो 1 कप को सिंक में खाली कर देती है। वो पल बहुत गहरा है ना?
कहानी में एक बहुत बारीक विवरण है कि चाय के सिंक में गिरने की आवाज वैसे तो बहुत हल्की थी, लेकिन सोमा को वो किसी बड़े धमाके की तरह सुनाई दी। और उसी पल उसके कानों में राम की एक पुरानी बात गूंजती है, तुम मैसेज करो तभी खाना खाता हूँ। और ये याद उसे पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल, वो जमीन पर बैठ जाती है और उसके मन में एक बहुत खौफनाक ख्याल जन्म लेता है। वो सोचती है, अगर मैं नहीं रही तो क्या राम को चैन मिलेगा? क्या तब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे कितनी तकलीफ दी है? ये बहुत ही डार्क टर्न है कहानी का। हाँ, और मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। फिल्मों और किताबों में ना इस तरह के वाक्यों को कि तुम्हारे बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा, अक्सर एक बहुत ही चरम रोमांस के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन असल जिंदगी में क्या ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बन सकता? मतलब ये प्यार है या भावनात्मक बोझ? देखिए, इसे हम रोमांटिक कोडिपेंडेंसी का नाम दे सकते हैं, और सच कहूं तो ये अक्सर बहुत जल्दी एक भारी बोझ में बदल जाती है। कैसे? मतलब प्यार में तो लोग एक दूसरे पर निर्भर होते ही है ना? होते हैं, पर जब कोई व्यक्ति अपना बुनियादी वजूद, जैसे खाना पीना, किसी दूसरे इंसान के एक मैसेज पे निर्भर कर देता है ना, तो वो अनजाने में अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण सामने वाले के कंधों पर डाल रहा होता है। ओहो, मतलब सोमा के लिए ये सिर्फ रिश्ता टूटने का दुख नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक इंसान को भूखा मारने के चरम अपराध बोध की स्थिति है, एक एक्सट्रीम गिल्ट। और जहां तक उस चाय के गिरने की तेज आवाज का सवाल है ना, वो कोई बाहरी शोर नहीं था। तो वो क्या था? उसे आवाज इतनी तेज क्यों लगी? जब इंसान बहुत गहरे अपराध बोध में होता है ना, तो उसका नर्वस सिस्टम हाइपर अराउजल की स्थिति में चला जाता है। ऐसे में एक छोटी सी आवाज भी बहुत तेज और डरावनी लगती है, क्योंकि इंसान का दिमाग लगातार उस खतरे और पछतावे के सायरन बजा रहा होता है। अच्छा, तो दिमाग अंदर से इतना शोर कर रहा है कि बाहर की हल्की सी आवाज भी धमाका लग रही है। और शायद यही वो शोर था जिसने उस खौफनाक विचार को जन्म दिया, मतलब खुद को खत्म कर लेने के विचार को। हाँ, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब पछतावा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो इंसान को लगता है कि बस इस शोर को किसी तरह बंद कर दिया जाए। तो क्या ये सुइसाइडल थॉट सिर्फ डिप्रेशन था? नहीं, यहाँ आत्महत्या का विचार महज उदासी या डिप्रेशन का परिणाम नहीं है। ये एस्केपिज्म यानी पलायन का सबसे चरम रूप है। जब इंसान को लगता है कि उसने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, और उस गलती की जवाबदेही का सामना करना असंभव लग रहा हो, तब दिमाग ये आसान रास्ता ढूंढने लगता है। मतलब अपनी गलती का सामना करने से इतना डर लगता है कि इंसान को खुद ही मिटा देना चाहता है। बिल्कुल, सोमा को उस पल लग रहा है कि अपने अस्तित्व को मिटा देना ही राम के दर्द का इकलौता समाधान है। वो सजा के तौर पर अपनी पूरी कहानी ही खत्म करने को तैयार है। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है। महज एक संवाद का टूटना एक इंसान को जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा पर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन जैसे हर गहरी रात के बाद सुबह होती है ना, दिमाग के इस सबसे गहरे अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण कहीं से आ ही जाती है। हाँ, वो खिड़की वाला दृश्य। बिल्कुल। सोमा कमरे में बेचैनी से टहल रही है, तभी उसकी नज़र खिड़की पर जाती है। बाहर भोर से पहले का वो हल्का नीलापन आसमान में उतर रहा है। वो खिड़की के ठंडे शीशे पर हाथ रखती है और उस ठंडक के बीच उसे राम की एक और बात याद आती है। सोमा, तुम हो तो मेरी दुनिया रंगीन है। एक याद ने उसे अंधेरे में धकेला था, और दूसरी याद उसे वापस खींच लाती है। यही तो खूबसूरती है इंसानी दिमाग की। सोमा तय करती है कि वो मरकर अपना प्रायश्चित नहीं करेगी, बल्कि जीकर करेगी। वो तय करती है कि जो शख्स उसके बिना खाना नहीं खाता, वो उसके बिना जिएगा कैसे। और कहानी में यहाँ मेरी पसंदीदा पंक्ति आती है, कुछ चीजें खत्म करके नहीं, ठीक करके खत्म होती हैं। बहुत ही शक्तिशाली विचार हैं ये, पलायन से जिम्मेदारी की ओर कदम बढ़ाना। हाँ, लेकिन मेरे मन में यहाँ एक गहरी शंका है। यह संकल्प बहुत खूबसूरत है, एक आहा मोमेंट है, पर कहानी आगे बताती है कि इस मजबूत संकल्प के बावजूद सोमा को वो पहला मैसेज भेजने में एक पूरा हफ्ता लग जाता है। अनगिनत ड्राफ्ट लिखे जाते हैं और मिटाए जाते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन अगर फैसला इतना ही साफ था और गिल्ट इतना ही गहरा था, तो ये एक हफ्ते की देरी क्यों? देखिए, विचार बदलना एक घटना है, लेकिन उस विचार को व्यवहार में उतारना एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया होती है। सोमा का वो संकल्प लेना संज्ञानात्मक स्तर पर तो एक बड़ी जीत थी। मतलब दिमागी तौर पर उसने तय कर लिया था। हाँ, उसने पलायनवाद को नकार कर जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। लेकिन जब बात वास्तव में वो मैसेज टाइप करने की आती है ना, तो एक नई तरह की दीवार सामने खड़ी हो जाती है, और वो दीवार है असुरक्षा या वल्नरेबिलिटी की। असुरक्षा,
किस बात की असुरक्षा? जब इंसान किसी को गहरी चोट पहुंचाता है और फिर लौटने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि सामने वाला कैसी प्रतिक्रिया देगा। क्या वो माफ करेगा, क्या वो नफरत से बात करेगा, या बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा। अच्छा, तो ये जो 1 हफ्ते का समय लगा, वो असल में उस डर का रिहर्सल था। बिल्कुल, हम इसे इमोशनल ड्राफ्टिंग कह सकते हैं। वो सही शब्द नहीं ढूंढ रही थी, वो उस डर को पार करने की हिम्मत ढूंढ रही थी। जब इंसान जिम्मेदारी लेता है तो उसे अपने सारे रक्षा कवच उतार कर निहत्था खड़ा होना पड़ता है। और ये बहुत डरावना होता है। हाँ, उसका दिमाग बार बार उसे उस संभावित रिजेक्शन के डर से बचाना चाह रहा था, इसलिए वो सेंड दबाने से पहले ही बैकस्पेस दबा देती थी। और ये जद्दोजहद पूरे 1 हफ्ते चलती है। लेकिन आखिरकार वो डिजिटल खामोशी का बांध टूटता है। रात का वक्त है, राम की एक नई पोस्ट पढ़ने के बाद सोमा फाइनली व्हाट्सएप खोलती है। वो राम टाइप करके उस खाली चैट में प्रवेश करती है। उंगलियां कीपैड पर जाती है और वो टाइप करती है हाय। बस इतना ही। और वो 3 सेकंड का भारी ठहराव। हाँ, वो 3 सेकंड बहुत लंबे लगते हैं और फिर वो सेंड बटन दबा देती है। सिंगल टिक और पलक झपकते ही डबल टिक। और इसके बाद जो होता है ना, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तुरंत बिना किसी देरी के रिप्लाई आता है, हेलो। बिना किसी इमोशी या शिकायत के। बिल्कुल, ना कोई सवाल ना ताना। सोमा हैरान रह जाती है। वो और टाइप करने की कोशिश करती है, सोचती है पूछे कि कैसे हैं आप, पर फिर मिटा देती है। दूसरी तरफ कहानी का लेंस हमें राम की ओर ले जाता है। रात के 2 बजे हैं। राम अपने कमरे में टहल रहे हैं। वे जानते हैं कि ये जो हाय स्क्रीन पर चमका है, ये महज 4 अक्षरों का शब्द नहीं है। ये सोमा की अनगिनत रातों की हिम्मत का निचोड़ है। सही कहा। इसके बाद दोनों तरफ सिर्फ टाइपिंग दिखाई देता है और फिर मिटा दिया जाता है। दोनों ऑनलाइन हैं पर खामोश हैं। सच बताऊं तो आज के इस दौर में वो टाइपिंग इंडिकेटर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस लगता है। सामने वाला क्या लिख रहा होगा, और ये एक छोटा सा हेलो इतना भारी क्यों है? इस हेलो के पीछे छुपी हुई परिपक्वता को समझना बहुत जरूरी है। अगर राम चाहते तो वो अपनी सारी भड़ास निकाल सकते थे। पूछ सकते थे कि अब क्यों मैसेज किया, या इतने दिन कहाँ थी। हाँ, कोई भी आम इंसान शायद ऐसा ही करता। लेकिन उनका बिना किसी शर्त या ताने के सिर्फ हेलो लिखना सोमा को एक सुरक्षित जगह देने जैसा है। वो एक खाली कैनवस दे रहे हैं कि तुम जहां से शुरू करना चाहो कर सकती हो। वाह, ये बहुत गहरी बात है। लेकिन वो जो लगातार टाइपिंग आ रहा है और गायब हो रहा है, उसका क्या मतलब है? वो एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे हम इमोशनल फ्लडिंग कहते हैं। जब इंसान के पास कहने के लिए इतना कुछ हो कि भावनाएं एक सैलाब की तरह दिमाग पर हावी हो जाए, तो शब्द बहुत छोटे और कमजोर लगने लगते हैं। मतलब जो पहले वाली खामोशी थी जब उसने नाम डिलीट किया था, वो तो दूरी की खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी कुछ और ही है। ये उपस्थिति की खामोशी है। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को उस ऑनलाइन स्टेटस के जरिए महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि बात की शुरुआत कैसे की जाए। क्या सीधे माफी मांगी जाए, या पुराने दिनों की बात की जाए, या सिर्फ हालचाल पूछा जाए? बिल्कुल। जब इतने सारे विकल्प एक साथ सामने आ जाते हैं ना, तो इंसान पैरालिसिस ऑफ चॉइस का शिकार हो जाता है। ये सन्नाटा संवाद की कमी नहीं है, ये संवाद की अधिकता है जिसे अभी सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला लेकिन बेहद वास्तविक पल है। लगता है जैसे कहानी यहाँ आकर एक ठहराव ले रही है, मानो अब सुबह हो जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित और गहरा मोड़ लेती है। एक ऐसा क्लिफहैंगर जो इंसान के आत्मकेंद्रित होने की पोल खोल देता है। वो अनदेखी नोटिफिकेशन। हाँ, कहानी के एकदम अंत में हम देखते हैं कि दोनों ऑनलाइन हैं और चुप हैं। लेकिन राम के फोन की स्क्रीन पर ऊपर एक पुरानी नोटिफिकेशन टिकी हुई है। वो नोटिफिकेशन सोमा की नहीं है, वो किसी और की है। एक ऐसा सच जो सोमा को अभी तक पता नहीं है। ये कहानी के अगले हिस्से का राज है। और ये बहुत बड़ा झटका है ना? इस मोड़ ने मुझे एक बहुत ही गहरे विचार में डाल दिया। क्या इंसान अपने रिश्तों में इतना आत्मकेंद्रित होता है कि जब वो किसी से हफ्तों या महीनों दूर रहने के बाद वापस लौटने की सोचता है, तो उसके दिमाग में ये बात पूरी तरह बैठ चुकी होती है कि सामने वाले की दुनिया ठीक वहीं रुकी हुई थी जहां उसने उसे छोड़ा था। इसे हम मनोविज्ञान में इमोशनल ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। इंसान हमेशा दुनिया को अपनी भावनाओं के चश्मे से देखता है। मतलब सोमा सिर्फ अपना गिल्ट देख रही थी। हाँ, सोमा इस पूरे समय अपने खुद के गिल्ट, अपने पछतावे और अपने ही अंदर चल रहे उस भयानक युद्ध में इतनी उलझी हुई थी कि उसके लिए बाहर की दुनिया का समय जैसे रुक गया था।
उसे लगा कि उसने जब उस दरवाजे से बाहर कदम रखा था तो राम ठीक उसी दरवाजे के पास बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन असलियत कुछ और होती है। बिल्कुल। ब्रह्मांड का एक बहुत ही कड़वा नियम है, प्रकृति खालीपन को बर्दाश्त नहीं करती। मतलब जब एक चीज जगह खाली करती है तो कोई और चीज उसकी जगह ले लेती है। एकदम सही। समय कभी किसी के लिए पॉज बटन नहीं दबाता। राम की जिंदगी में सोमा के जाने से जो खालीपन आया था ना, उस खामोशी के दौरान वो खालीपन किसी नई परिस्थिति, किसी नए इंसान या शायद राम के खुद के किसी नए रूप से भर चुका होगा। तो वो नोटिफिकेशन सिर्फ एक मैसेज नहीं है। नहीं, वो इस बात का प्रतीक है कि संवादहीनता के दौरान सिर्फ दूरी नहीं बढ़ती, बल्कि वास्तविकताएं भी बदल जाती हैं। जब कोई इंसान एक लंबे समय तक किसी से दूर रहता है तो उसे ये बात स्वीकार करनी ही पड़ती है कि वापसी पर उसे वही लैंडस्केप नहीं मिलेगा जो वो छोड़ कर गया था। ये सच में एक बहुत ही भारी विचार है। सोमा ने अपने उस अंदरूनी अंधेरे से लड़कर जो हिम्मत जुटाई, वो तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली लड़ाई तो उस नई वास्तविकता से रूबरू होने की है जो राम की स्क्रीन पर चमक रही है। बिल्कुल, चुनौती तो अब शुरू हुई है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखा कि कैसे हमारे फोन का एक साधारण सा बैकस्पेस बटन हमारे सबसे गहरे पछतावे का गवाह बन सकता है। हमने ये भी समझा कि कैसे सिंक में गिरती चाय की आवाज इंसान के अंदर छिपे भारी अपराध बोध को जगा सकती है और वो खौफनाक विचारों तक धकेल सकती है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि एक छोटा सा हाय जो महज कुछ पिक्सेल्स का होता है, किसी इंसान की कई जातों की हिम्मत और जद्दोजहद का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। और श्रोताओं के लिए ये पूरी यात्रा हमें ये सिखाती है कि डिजिटल खामोशी कोई निष्क्रिय चीज नहीं है। हम भले ही शब्द ना लिख रहे हों, पर हमारा दिमाग लगातार एक कहानी बुन रहा होता है। ये कहानी हमें अपनी ही उस आदत के सामने खड़ा करती है जहां हम सोचते हैं कि बिना कुछ कहे हम चीजों को टाल सकते हैं, लेकिन असलियत में बिना कुछ कहे हम चीजों को सबसे ज्यादा उलझा रहे होते हैं। बिल्कुल सही। बहुत ही सटीक बात कही आपने। बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा रहा होता है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को समेटते हैं। हमने इस पूरी चर्चा में सोमा के नजरिए से बात की, उस मैसेज के बारे में बात की जो बहुत कोशिशों के बाद भेजा गया जी। लेकिन आज एक विचार जो लोगों के जहन में गूंजना चाहिए वो कुछ और है। अक्सर हम उस मैसेज के बारे में बहुत सोचते हैं जो हमने नहीं भेजा, उस खामोशी के बारे में सोचते हैं जो हमने अपने डर की वजह से चुनी। लेकिन क्या कभी उस बदलाव के बारे में गहराई से सोचा जाता है जो उस खामोशी के दौरान सामने वाले इंसान के अंदर आकार ले रहा होता है? ये सोचने वाली बात है। जब कोई इंसान एक लंबे गैप के बाद किसी रिश्ते में वापस लौटता है तो क्या उसे सच में वही इंसान वापस मिलता है जिसे वो पीछे छोड़कर गया था, या फिर समय की उस भारी खामोशी ने उस इंतजार करने वाले इंसान को एक बिल्कुल नई शक्ल, एक नई पहचान दे दी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल खुद से पूछा जाना बहुत जरूरी है।